हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम ओपीएससी एई 2019 पेपर 1 के आगे के क्वेश्चन जो हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, उससे आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं कि कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं ओपीएससी सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर 1 में 2019 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यील्ड लाइन थ्योरी रिजल्ट्स इन, सो यील्ड लाइन थ्योरी रिजल्ट्स इन अपर बाउंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, A reduction factor CR to load carrying capacity of a long column is given by, तो रिडक्शन फैक्टर जो होता है CR उसकी वैल्यू होती है आपकी CR इक्वल टू 1.25 LE बाय माइनस LE बाय 48B। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ क्रीप और मॉडुलर रेशियो इज, मॉडुलर रेशियो पे क्रीप का क्या इफेक्ट होता है? तो क्रीप हम जानते हैं कि थीटा अगर क्रीप है तो मॉडुलर रेशियो जो होता है वो होता है M इक्वल टू 280 बाय 3 सिग्मा CBC, और लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो होता है M इक्वल टू ES बाय EC डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका टू डिक्रीज एंड टू कीप इट अनचेंज। सो द इफेक्ट ऑफ क्रीप, अगर यहाँ पर इफेक्ट ऑफ क्रीप आप कंसिडर करते हैं तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? ये अनचेंज, अगर क्रीप जीरो तो क्या होगा? टू कीप इट अनचेंज। ओके, नेक्स्ट, फॉर वॉल्स कॉलम्स एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल मेंबर्स द फॉर्म वर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर, तो वॉल्स कॉलम और वर्टिकल फेस ऑफ द कॉलम जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम कितने देर बाद फॉर्म वर्क को रिमूव करते हैं? तो हम रिमूव करते हैं 24 टू 48 आवर्स। नेक्स्ट, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट जो होता है वो होता है आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, वो होता है आपका 1.5। नेक्स्ट, in the design of pre-stressed concrete structures which of the following limit state will come under the limit state of serviceability, तो बोल रहा है कि डिजाइन ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में होता है उनमें से लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में इन चारों में से कौन सा कंडीशन आता है? फ्लेक्सर, शियर, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग। तो इसमें जो होता है वो होता है आपका डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन आता है, क्रैक भी आता है और वाइब्रेशन आता है। डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, for the deflection of simply supported beam to be within permissible limits, the ratio of its span to effective depth as per IS 456 1978 should not exceed. So deflection of simply supported beam to be within permissible limit, span to effective depth क्या होगा और बीम के लिए? तो span to effective depth जो होता है वो होता है आपका L by D equal to 20. So correct option will be 2, that is 20. Next, most common method of pre-stressing used for factory production is, so for factory production में अगर हम किसी लार्ज स्केल में हम जो है प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हैं तो उसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो मेथड होता है आपका लॉन्ग लाइन मेथड, और ये सुटेबल होता है किस लिए? सुटेबल होता है शॉर्ट स्पान एंड मास प्रोटेक्शन के लिए। ओके, प्री टेंस। नेक्स्ट, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम्स एंड स्लैब्स कैन बी लिमिटेड बाय पुटिंग, तो श्रिंकेज डिफ्लेक्शन हम कैसे रिमूव करते हैं, कम करते हैं इन द रेक्टेंगुलर बीम और स्लैब में? वो हम करते हैं टू पुट द compression steel equal to tensile steel. Next, in the limit state method of design, the failure criterion for reinforced concrete beam and columns is, so the failure criterion for reinforced concrete beam and column जो है वो हम जो थ्योरी अप्लाई होता है उसमें वो होता है आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। नेक्स्ट, the design yield stress of steel according to IS 456 1978 is, so design yield stress of steel होता है वो होता है आपका 0.87 FY। Next, pre-stressing losses in post-tension and pre-tension beam are respectively, तो किसमें कितना परसेंटेज का लॉस होता है पोस्ट टेंशन में और प्री टेंशन में? वो आपका आंसर हो जाएगा आपका 15%, 20%। तो पोस्ट टेंशन होता है उसमें लॉस कम होता है प्री स्ट्रेस का, और प्री टेंशन में लॉस ज्यादा होता है, तो 20%। नेक्स्ट, इन लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन द मैक्सिमम लिमिट इम्पोज्ड बाय IS 456 1978 on the redistribution of moments in statically indeterminate beam is, so in limit of design the maximum limit imposed by IS 456 होता है वो होता है आपका 30%। तो maximum limit imposed in the redistribution of moments in statically indeterminate beam is 30%. Next, at limit state of collapse in shear, in case of wave shear cracks, it is assumed that the concrete cracks when the maximum principal tensile stress exceeds the value of Ft equal to, तो बोल रहा है कि जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन shear में इन केस ऑफ वेव shear चेक एज्यूम किया था कि कंक्रीट क्रैक
होगा जब मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस एक्सीड करेगा किसको, वैल्यू को, एफ को। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, तो एफ का वैल्यू होता है आपका 0.24 अंडर रूट एफ सी के। नेक्स्ट, मिनिमम क्लियर कवर इन mm to the main steel bars in slab, beam, column and footing respectively are। तो मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए टू द मेन स्टील बार, स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एज पर IS 456-2000 दीज आर द क्राइटेरियाज, ओके। बट ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एज पर ओल्ड कोड, ओके। ओल्ड कोड ये आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है, स्लैब के लिए 15 mm, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm, फुटिंग के लिए 75 mm। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, दैट इज 15, 25, 40 एंड 75। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें से करेक्ट है आपका मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट इन एन एक्सियल लोडेड शॉर्ट कॉलम इज 60% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो शॉर्ट कॉलम में जो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट होता है वो होता है आपका 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ सर्विसिबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज एंड टेम्परेचर अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस एज एप्लीकेबल टू फ्लोर्स एंड रूफ्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू। तो लिमिटेशन ऑफ सर्विसिबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन में बोल रहा है कि इफेक्ट ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज एंड टेम्परेचर अकरिंग आफ्टर इरेक्शन एंड पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस एप्लीकेबल टू फ्लोर्स एंड रूफ्स इज रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो आपका जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो होता है आपका स्पान बाय 350, और स्पान बाय 350 होगा और 20 mm होगा, और जिसमें से जो भी स्मॉलर वैल्यू होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। तो द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज अकरिंग आफ्टर इरेक्शन, पार्टीशन, एप्लीकेशन ऑफ फाइन शियर शुड नॉट exceed span by 350 or 20 mm whichever is smaller। Next question, flexural collapse in over reinforced beam is due to। तो for over reinforced beam होता है उसमें flexural जो collapse होता है वो होता है due to आपका primary compression failure। Next, approximate method of shrinkage strain in concrete is। so approximate value of shrinkage strain in concrete होता है वो आता है आपका 0.0003 as per IS 456-2000। Next, according to IS 456-1978, the modulus of elasticity of concrete EC can be taken as। तो as per old code that is 456-1978 आपका वैल्यू होता है वो होता है आपका 5700 FC के। बट अगर आपको IS 456-2000 के लिए पूछेगा तो यहाँ पे 5700 से घट के हो जाएगा ये 5100 FC के। नेक्स्ट, द लेसिंग बार इन स्टील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रेजिस्ट। तो लेसिंग बार हम प्रोवाइड करते हैं स्टील कॉलम में, वो डिजाइन करते हैं हम उस लोड के लिए जिसमें कि वो जो है आपका शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड आपका ले पाए, इस चीज के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट, एज पर IS 800 द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर डिजाइन ऑफ पर्लिन्स कैन बी टेकन एज। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर डिजाइन ऑफ पर्लिन्स जो होता है एज पर IS 800 वो होता है आपका WL/10। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। The number of seismic zones in which the country has been divided are। so अगर हम पुराने कोड की बात करें IS 1893-1970 तो इंडिया में टोटल जो है 5 जोन थे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बट IS 1893 पार्ट 1 2016 के में क्या होगा कि पार्ट 1 और 2 को मर्ज कर दिया गया, ओके। तो सिर्फ 2, 3, 4 एंड 5 बचा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है 5 दिया हुआ आंसर, तो आप 5 एज पर ओल्ड कोड ले सकते हैं, बट एज पर न्यू कोड जो है आपका टोटल 4 जोन इंडिया में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, एज पर IS 875 फॉर द पर्पसेस ऑफ स्पेसिफाइंग बेसिक विंड वेलोसिटी द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू। तो फॉर बेसिक विंड वेलोसिटी जो कंट्री डिवाइड हुआ है वो हुआ है आपका टोटल 6 जोन में आपका डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट, the thickness of the wave for unstiffened plate girder with clear distance d between the flanges shall not be less than। so thickness of wave for unstiffened plate with clear distance d होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए d/85। next, at a section along the span of a welded plate girder where the wave is sliced the bending moment is m if the girder has top flange wave and bottom flange plates of equal area then the shear of the bending moment which would be taken by the splices plate would be। तो इसमें shear of the bending moment which would be taken by the splice plate would be होगा आपका वैल्यू आपकी हो जाएगी आपकी m/7, ओके। तो यहाँ पे आपका डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इससे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Given that the effective area of a tension member is A and the yield stress is sigma y, in order to obtain the ultimate strength of the tension member, as per the plastic design concept, A is sigma y is to be multiplied by. तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी मल्टीप्लाई होता है आपका 0.85. नेक्स्ट, फॉर अ कंप्रेशन मेंबर विद डबल एंगल सेक्शन, which of the following section will give larger value of minimum radius of gyration? So for a compression member with double angle section जो होता है, तो कौन सा एंगल मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन देगा? वो देगा आपका अनइक्वल लेग्ड एंगल्स विद लॉन्ग लेग्स बैक टू बैक. अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो वो आपको लार्जर वैल्यू ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन देगा. नेक्स्ट, पैटर्न्स प्रोवाइडेड फॉर अ कंप्रेशन मेंबर शैल बी डिजाइन टू कैरी ए ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू. जो हम पैटर्न्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंप्रेशन मेंबर और स्टील कॉलम में, वो हम डिजाइन करते हैं टू कैरी द शियर इक्वल टू 2.5% of axial force in member as per IS 800 1984. Next, the channels or angles in the compression cord of a steel truss girder bridges are turned outward in order to increase. तो चैनल और एंगल जो हम कंप्रेशन कोड में स्टील ट्रस गर्डर में ब्रिज में प्रोवाइड करते हैं वो आउटवर्ड में टर्न करते हैं. क्यों? क्या इंक्रीज करता है? उससे आपका इंक्रीज करता है रेडियस ऑफ गायरेशन. So channels or angles in the compression cords of a steel truss girder bridges are turned outward in order to increase the radius of gyration, which reduces the slender ratio of the member. Hence, it increases the resistance against buckling. So, buckling को prevent करने के लिए आप क्या करते हो? slender ratio को reduce होता है, जिससे कि आपको radius of gyration को बढ़ाना पड़ता है. तो इसीलिए हम जो angles होता है उसको हम outward turn करते हैं in case of bridges, okay, to prevent the buckling. Next, the effective length of a structural steel compression of length L, effectively held in position and restrained against rotation at one end, but neither held in position nor restrained against rotation at the other end is member. तो इस केस में जो आपका वैल्यू होता है वो होता है आपका 2. क्यों? एक साइड में क्या है? एक साइड में इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन मींस एक साइड में फिक्स है और अपोजिट साइड क्या है? फ्री है. तो उस केस में आपका जो इफेक्टिव होता है वो होता है आपका 2L इफेक्टिव लेंथ. नेक्स्ट, a column base is subjected to movement if the intensity of bearing pressure due to axial load is equal to stress due to movement, then the bearing pressure between the base and concrete is. तो जो bearing pressure होता है वो होता है आपका 0 at one end and compression at the other end. Next, economical depth of plate girder is given by. तो economical depth of plate girder जो होता है वो होता है आपका 1.1 under root m by sigma tw for riveted plate girder. For riveted plate girder आपकी वैल्यू ये होती है. नेक्स्ट, shear buckling of web in a plate girder is prevented by using. तो shear buckling हम प्रोवाइड कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ वेब इन अ प्लेट गर्डर? तो हमको प्रोवाइड करना होता है उसमें वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर. नेक्स्ट, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर नीड टू बी प्रोवाइडेड इफ द डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड्स. सो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर हम कब प्रोवाइड करते हैं? और जब डेप्थ ऑफ वेव एक्सीड करता है कितना? आपका एक्सीड करता है 85 into T. नेक्स्ट, द रेंज ऑफ इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस वेरीज फ्रॉम. तो रेंज ऑफ इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस जो होता है वो वेरी करता है आपका L/3 to L/5. नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्लास्टिक डिजाइन द कैलकुलेटेड मैक्सिमम शियर कैपेसिटी ऑफ अ बीम एज पर IS 800 शैल बी. सो इन केस ऑफ प्लास्टिक डिजाइन द कैलकुलेटेड मैक्सिमम शियर कैपेसिटी ऑफ अ बीम जो होता है वो होता है आपका 0.55 AW into FY. नेक्स्ट, बियरिंग स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर इज यूज्ड टू. तो बियरिंग स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं प्लेट गर्डर किसके लिए? हम प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब. ओके, और कहाँ प्रोवाइड करते हैं? हम प्रोवाइड करते हैं बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइडेड एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स एंड एट सपोर्ट टू रेजिस्ट रिएक्शंस. बियरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड लोकल बकलिंग फेलियर ऑफ द फ्लैंज, वेब क्रिपलिंग एंड बकलिंग ऑफ वेब. इन सभी के लिए हम बियरिंग स्टिफनर्स को प्रोवाइड करते हैं इन अ प्लेट गर्डर. नेक्स्ट, as per IS 800 for compression flange the outstand of flange plate should not exceed if T is thickness of thinnest flange plate. So as per IS 800 compression flange जो होता है उस T is the thickness of thinnest flange plate है, तो outstand of flange plate should not exceed. तो इसकी जो वैल्यू लिमिट होती है वो होती है आपकी 16 into T. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर इज प्रोवाइडेड टू सेफगार्ड अगेंस्ट. तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं क्यों इन ए प्लेटर? वो हम प्रोवाइड करते हैं टू कंप्रेशन
buckling of web plate. Next, the most common admixture used which is used to retarder in cement. तो most common जो admixture होता है to retard the cement होता है वो होता है आपका gypsum, जो कि आपको setting time को क्या करता है, increase करता है. Okay. Next, which of the following test is used to determine the rate of wear of stones? तो to determine the rate of wear of stones हम टेस्ट करते हैं, वो करते हैं attrition test. Next, according to IS specification, the compressive strength of ordinary Portland cement after 3 days should not be less than. तो compressive strength of OPC जो होता है वो after 3 days होना चाहिए कितना? वो होना चाहिए आपका 16 मेगापास्कल 21 मेगापास्कल. यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 33 ग्रेड का ओपीसी देखिएगा तो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 16 मेगापास्कल, और 43 ग्रेड का देखिएगा तो होना चाहिए आपका 21 मेगापास्कल. तो यहाँ पे कोई ग्रेड मेंशन नहीं किया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन आप करेक्ट होगा. ओके, फॉर 33 ग्रेड 16 मेगापास्कल एंड फॉर 43 ग्रेड 21 मेगापास्कल. नेक्स्ट, which of the following cements is suitable for use in massive concrete structures such as large dams? So for the construction of large dams or mass concreting we use the लो हीट सीमेंट. क्यों? क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा, अगर हम मास कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा सीमेंट क्या होगा, हीट को जनरेट करेगा, तो उससे उसमें क्रैक्स पड़ सकते हैं. तो उसमें हम जनरली क्या करते हैं, लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं टू कंस्ट्रक्ट द लार्ज डैम्स जहाँ की मासिव कंक्रीट यूज हो रहा है. ओके. नेक्स्ट, द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट इज अबाउट. तो फॉर मास कंक्रीट जो स्लम्प की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 25 to 50 mm. सो फॉर मास कंक्रीट आपकी होनी चाहिए 20 to 50 mm. और यहाँ पे बाकी डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट स्लम्प की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. राइट. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज यूज टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट. तो सो मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर जो होता है टू एक्सेलरेट द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट वो होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड. अगर आपको जल्दी सेट करवाना है किसी को तो आपको कैल्शियम क्लोराइड आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा एज एडमिक्सचर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट. तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट किसमें होता है, वो होता है आपका लो हीट सीमेंट में. नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic meter ऑफ ब्रिक मैसनरी इज. सो 1 cubic meter ऑफ ब्रिक मैसनरी में जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होता है वो होता है आपका कितना, आपका होता है 500. डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट. डिस्टेम्पर हम कहाँ पे यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं इंटीरियर सर्फेसेस नॉट एक्सपोज टू वेदर. ओके. नेक्स्ट, न्यूप्रिन इज सुटेबल फॉर यूजिंग. सो न्यूप्रिन हम कहाँ पे यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं बियरिंग ऑफ ब्रिजेस. नेक्स्ट, मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी. तो मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी इक्वल टू विड्थ ऑफ स्टेयर होना चाहिए. नेक्स्ट, डॉगलेग स्टेयर्स आर. सो डॉगलेग स्टेयर्स जो होता है वो टाइप होता है किसका, वो होता है हाफ टर्न स्टेयर्स का टाइप. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ विंडोज प्रोवाइडेड ऑन द स्टॉपिंग साइड ऑफ पिच्ड रूफ. रूफ होगा यहाँ पे इज कॉल्ड. तो इस टाइप का जो विंडो होता है वो होता है आपका लैंटर्न. नेक्स्ट, सम ऑफ थ्रेड एंड राइज मस्ट लाई बिटवीन. तो सम ऑफ थ्रेड एंड राइज जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके 400 mm to 450 mm. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट इन अ किंग पोस्ट रूफ ट्रस इज. सो इन द किंग पोस्ट रूफ ट्रस, किंग पोस्ट का जो फंक्शन होता है वो होता है टू रिसीव द एंड्स ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर. नेक्स्ट, द पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ्स आर सुटेबल फॉर. सो पिच्ड एंड स्लोपिंग रूफ जो है वो सुटेबल होता है कोस्टल रीजन के लिए. नेक्स्ट, द लिंटल्स आर प्रिफर्ड टू आर्चेस बिकॉज. सो लिंटल्स प्रिफर्ड क्या होता है, क्यों, क्योंकि all of the reason because arches require more headroom to span the opening like doors and windows. Arches require strong abutments to withstand arch thrust. Arches are difficult to construct. So इसीलिए हम क्या करते हैं, लिंटल्स को प्रिफर करते हैं. क्यों, बिकॉज आर्चेस के ऊपर हम लिंटल्स को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि दीज आर द डिफिकल्टीज. ये डिफिकल्टीज होता है टू यूज द आर्च. ओके, सो इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल लिंटल्स को प्रोवाइड कर देते हैं और आर्च प्रोवाइड नहीं करते हैं. नेक्स्ट, the type of footing which is used to transmit heavy loads through a steel column is. So type of footing जो होता है to transmit heavy load हम उसमें यूज करते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन. नेक्स्ट, in case of foundation on black cotton soil the most suitable method to increase the bearing capacity of soil is. So अगर black cotton soil पे आपको फाउंडेशन बनाना है तो क्या होगा, most suitable method to increase the bearing capacity of soil वो होगा आपका drain the soil. Generally before the construction of foundation of black cotton soil
Sand bed is laid to act as a drainage layer. Drainage of water decreases the swelling nature of the soil. Next, a queen closure is a, so यहाँ a queen closure क्या होता है? Queen closure होता है brick having the same length and depth at the outer other bricks but half the width. तो अगर हम हाफ करेंगे ब्रिक को, उसका बस का लेंथ सेम रहेगा, तो वो आपका होता है क्वीन क्लोजर. नेक्स्ट, लीच डिवाइस इज यूज टू डिटरमाइन द, तो लीच डिवाइस हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द साउंडनेस ऑफ द सिस्टम और द सीमेंट. ओके, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज अबाउट, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है आपका 420 न्यूटन पर एम स्क्वायर. नेक्स्ट, टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मशीनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड इज, सो टू कैरी हैवी लोड हम प्रोवाइड करते हैं जनरली इंग्लिश बॉन्ड इन ब्रिक मशीनरी. ओके, नेक्स्ट, पेंट्स विद व्हाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ, सो पेंट विद व्हाइट लेड बेस हम सुटेबल होता है किस लिए? टू पेंट द वुड वर्क. ओके, नेक्स्ट, द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट पेस्ट इज टू, तो सुपर प्लास्टिसाइजर का रोल क्या होता है सीमेंट पेस्ट में? वो होता है टू डिस्पर्स द पार्टिकल एंड टू रिमूव द एयर बबल एंड टू रिटार्ड सेटिंग. For a given environment, the most significant factor that influences the total shrinkage of concrete is. So for a given environment, the most significant factor that influences the total shrinkage of concrete is वो होता है आपका total amount of water added at the time of mixing. Next, a good brick when immersed in water for 24 hours should not absorb more than. So जो good brick होता है वो कितना पानी absorb करना चाहिए? Maximum limit क्या होता है उसका? वो होता है आपका 20% of its dry weight. Next, the approximate ratio between the strength of cement concrete at 7 days and 28 days is, so 7 days में cement concrete का strength divided by 28 days में strength जो होगा वो होता है आपका 2/3. Next, if X is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial shrinkage test on cement is, so standard consistency of cement में जो भी आपकी वैल्यू आई है उसमें से कितना परसेंट ऑफ वाटर हम लेते हैं टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम, तो वो होता है आपका 85% वाटर. ओके, मींस 0.85 into x. नेक्स्ट, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज, सो कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट करने के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो होता है आपका मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45. क्यों? तो कंप्लीट हाइड्रेशन कैसे होगा? तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, सो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए आपको पड़ेगा 23% और टू फिलिंग द जेल पोर्स ऑफ सीमेंट पड़ेगा 15%. तो टोटल कंप्लीट हाइड्रेशन में आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा टोटल 38% अराउंड. ओके, सो आपका ये आंसर जो है ये मैच कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कॉमनली एस्टिमेटेड बाय, तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो होता है वो जनरली एस्टिमेट करते हैं हम किससे? सर्विस यूनिट मेथड से. तो यहाँ पर वेरियस अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन दिया हुआ है, लाइक सर्विस यूनिट मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल मेथड, एलिमेंटल बिल मेथड, बे मेथड, कॉस्ट कंप्रेशन मेथड. तो इन सब में से आपको जो ये ऑप्शन दिया हुआ है तो सर्विस यूनिट मेथड विल बी द आंसर. नेक्स्ट, इन एस्टिमेशन ऑफ अर्थवर्क द मेजरमेंट शैल बी टेकन सेपरेटली फॉर व्हाट लेट एंड हाइट. तो क्या वैल्यू होगा उसका एस्टिमेशन ऑफ अर्थवर्क? आपका हो जाएगा 30 मीटर एंड 1.5 मीटर. नेक्स्ट, a long wall and short wall method of estimation, which one of the following is correct? तो for long wall short wall estimation का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका short wall length into in equal to center length minus 1 width और long wall length out of out equal to center width plus 1 width. Okay, so both options are correct. Next, revised estimate in a detailed estimate. Revised estimate is a detailed estimate and is required to be prepared under the condition when. सो कब रिवाइज एस्टिमेट जो है हम डिटेल एस्टिमेट का हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं, कब, किस कंडीशन में? तो इसमें आपका जो है ऑल और एनी और ऑल सच केस प्रिवेल. सो द ओरिजिनल एस्टिमेट एक्सीड्स द लाइकली और एक्सीड बाय मोर देन स्पेसिफाइड इन OPWD मैनुअल. द एक्सपेंडिचर ऑन अ वर्क एक्सीड्स और लाइकली टू एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस एज स्पेसिफाइड इन OPWD मैनुअल. There are material deviation from the original proposal even though the cost may be made from the sanction ratio. तो अगर इनमें से कोई भी होगा या ऑल कंडीशन होगा तो हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट का. ओके, द शेड्यूल ऑफ रेट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन, तो शेड्यूल ऑफ रेट कब कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका क्या बेस होता है? वो होता है आपका एनालिसिस ऑफ रेट्स. नेक्स्ट, द एनालिसिस ऑफ रेट्स विच इज और आर
इंक्लूडेड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन एनालिसिस ऑफ रेट्स जो होता है वो हम सभी को इसमें इंक्लूड करते हैं। क्या क्या इंक्लूड करते हैं इसमें? रेट्स एनालिसिस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लेबर वेजेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ओवरहेड चार्जेस, लोकेशन ऑफ सील्ड, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रॉफिट। ओके, इन सबको मिला के हम क्या करते हैं, तो इसमें ऑल द ऑप्शंस जो है वो कट हो जाएगा आपका। इन 1 cubic meter of 124 सीमेंट कंक्रीट हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड। सो 1 क्यूबिक मीटर अगर आपका है उसमें 1:4 रेशियो से आप निकाल रहे हो, कंक्रीट बना रहे हो, तो आपको कितने बैग्स लगेंगे? तो आपको बैग्स लगेंगे टोटल 6.6 बैग्स। ओके, यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे निकालना है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन विच वन इज करेक्ट। तो फॉर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑल ऑफ दीज। सो यूजेस ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, इट गिव्स रफ आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू गेट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टू डिसाइड बिटवीन कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट एंड फॉर वैल्यूएशन एंड रेट फिक्सेशन। सो ऑल ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। द अर्थवर्क क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड। सो अर्थवर्क क्वांटिटीज हम कैलकुलेट करते हैं कैसे? ऑल द मेथड। सो बाय मिड सेक्शनल मेथड, बाय मीन सेक्शनल मेथड, बाय प्रिज्मेटल मेथड, कोई मेथड से हम इसमें अर्थवर्क क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। द डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डन बाय। सो डिटेल एस्टिमेट हम कैसे करते हैं? वो हम करते हैं आपका टोटल क्वांटिटी मेथड से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकनेस ऑफ बार चार्ट। तो बार चार्ट का इनमें से वीकनेस क्या क्या है? तो इनमें से जो बार चार्ट का वीकनेस है वो ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि बार चार्ट का शॉर्ट कमिंग्स क्या होता है? लैक ऑफ इंटर डिपेंडेंसीज ऑफ एक्टिविटीज, critical path cannot be found, project progress cannot be monitored, and uncertainties in activity time cannot be analyzed by bar chart. So इसके ये जो चारों हैं और यहाँ पे जो तीनों दिए हुए हैं ये इसके सभी जो है वीकनेस हैं किसके? बार चार्ट। कॉस्ट स्लोप, तो कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला होता है आपका क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। नेक्स्ट, द पर calculations yield a project length of 50 weeks with a variance of 9. Within how many weeks would you expect the project to be completed with probability of 95%? Take probability factor z equal to 1.65 for 95% probability. तो इसमें जो आपको वैल्यू आएगा वो आप आएगा 54.95। तो z की आपका फॉर्मूला क्या था? T1 माइनस टी जेड बाई सिग्मा। तो आपको t निकालना, z दिया हुआ है आपका 1.65, t माइनस 50 डिवाइड बाई 3, तो t आपका जाएगा 54.95 वीक्स। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम इज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी जो विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसकी प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 50%। नेक्स्ट, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम इज। सो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम होता है वो होता है आपका मिनिमम। नेक्स्ट, स्लैक टाइम रेफर्स टू, तो स्लैक टाइम रेफर्स टू एन इवेंट। Next, if the optimistic time, most likely time and pessimistic time for activity A are 4, 600 respectively for the activity and, तो आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें से आपका आप निकाल लीजिए T फॉर एक्टिविटी A कितना होगा? T0 प्लस 4TM प्लस TP बाई 6, इसका 6, और T फॉर एक्टिविटी B इसका भी आपका 6 आ रहा है, तो बोथ जो है आपका सही है। ओके, सो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी A इज सेम एज दैट ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी B। फ्री फ्लोट इज मेनली यूज टू, फ्री फ्लोट हम कब यूज होता है? फ्री फ्लोट यूज होता है टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज विच कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, देयर आर 3 पैरेलल पाथ्स इन अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क बिटवीन अ बर्स्टिंग नोड एंड द नेक्स्ट मर्जिंग नोड विद ओनली वन एक्टिविटी एट ईच पाथ। द मिनिमम नंबर ऑफ डमी एरोज नीडेड विल बी। तो मिनिमम नंबर ऑफ डमी एरोज आपको नीड पड़ेगा वहां पर, वो पड़ेगा आपका 2। In the time cost optimization using CPM method for network analysis, the crashing of activities along the critical path is done starting with the activity having. So इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आपका लीस्ट कॉस्ट स्लोप। तो लीस्ट कॉस्ट स्लोप इज यूज्ड टू एंश्योर मिनिमम इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।